हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जेएमएस स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अनदर सेल ऑर्गन पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगामी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के हमारे सेल ऑर्गन के बारे में जितने भी वीडियोज हमने यहाँ पर दी हुए हैं 4 या 5 वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी से उन सबको देख लीजिएगा। सारे सेल ऑर्गन पे हैं, ठीक है। उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जल्दी से हमारे चैनल जेएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूक्लियस की जो खोज की थी, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की थी वो जो है 1831 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रक कहा जाता है, ठीक है, सारे किसी भी सेल का जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद ये आकार केंद्र की खोज की, तो ये आकार में जो है जो भी ये न्यूक्लियस होता है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये गोल होता है, ठीक है, अंडाकार भी होता है, घने गहरे रंग का जीव द्रव्य इसका जो है एक विशेष भाग होता है। ठीक है, जो इसमें जो गहरे रंग का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो है साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वो जो है जीव द्रव्य एक विशेष भाग है इसका। और जो भी इसका जो साइटोप्लाज्म मतलब वैसे सेल में साइटोप्लाज्म कहेंगे, और न्यूक्लियस में इसको जो है न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, और केंद्रक जो होता है वो जो भी यानी कि न्यूक्लियस होता है उसके 4 भाग होते हैं। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सबसे बाहर का भाग होता है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलोप भी बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, उसके जो दूसरा वाला जो पार्ट होगा उसके थोड़ा सा अंदर वाला वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भी, जिसको न्यूक्लियर सैप भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर सैप भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे ये, ठीक है, इस टाइप के जो हैं ये, इनको जो है क्रोमेटिन थ्रेड बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका जो है चौथा भाग होता है, ठीक है, जो इसका चौथा भाग होता है वो होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, वो होता है न्यूक्लियोलस जिसको केंद्रिका बोला जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, तो 4 इसके मेन भाग हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भांति जो है ये भी जो है डबल लेयर होती है। ठीक है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है जो केंद्र के चारों ओर एक आवरण बनाती है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा हो केंद्र के चारों ओर आवरण बनाती है। और प्रत्येक जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। किसके बनी होती है? लाइपोप्रोटीन से बनी जो है एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है केंद्रक कला होती नहीं है, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं, या होगी भी तो वो जो है अनडेवलप्ड होती है, यानी कि अविकसित होती है या होती नहीं है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होती है उनमें जो है वेल डेवलप्ड जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है ना, तो जो है अब जो प्लाज्मा झिल्ली की तरह जो केंद्रक झिल्ली भी जो है एक सिलेक्टिव पारगम्य होती है। सिलेक्टिव पारगम्य का मतलब ये इसमें जो है कुछ पदार्थों का तो आदान प्रदान आसपास हो सकता है, लेकिन कुछ मतलब हर की सबके सेलेक्टेड के लिए जो है परमेबल है, बाकियों के लिए जो है सेमी परमेबल या अनपरमेबल होती है। ठीक है, उसके बाद जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच जो पदार्थों के आवागमन को जो कंट्रोल करने का जो काम होता है वो जो है किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या जो जिसको हम न्यूक्लियर सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं अब इसका न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप भी जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये केंद्रक के मैट्रिक्स को जो है केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रक्त भी इसको कह सकते हैं, या इसको कैरियोलिम्फ भी बोला जाता है। ठीक हो, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। ठीक है,
ये एक प्रकार का जो है न्यूक्लियोप्रोटीन का बना जो है पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा, कोलाइडी भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी होता है, तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक कला से घिरा होता है। ठीक है, जैसे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त जो है एंजाइम भी पाए जाते हैं, खनिज लवण भी इसमें होंगे। ठीक है, आरएनए और राइबोसोम्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रिका भी पाई जाती है इसमें, क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त जो है एंजाइम, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम भी इसमें होते हैं, खनिज लवण भी इसमें होते हैं, और आरएनए और राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट लेते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियोलस की जो खोज की थी वो जो है सबसे पहले जो फोंटाना एक साइंटिस्ट थे, फोंटाना, उनने जो है 1781 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1781 में फोंटाना ने जो है इसकी खोज की थी। बाद में जो इसका जो नेम दिया वो बोमेन साइंटिस्ट थे, बोमेन, उनने जो है 1840 में जो है इसको नाम दिया न्यूक्लियोलस, बोमेन ने। ठीक है, अब जो केंद्र के अंदर एक जो या दो या एक या दो केंद्रिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, ये किसी में एक होती है, किसी में दो होती हैं, लेकिन ये किसी झिल्ली के अभाव से जो है सीधे केंद्र, अगर झिल्ली यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो सीधे जो है कोशिका या जो केंद्रक द्रव्य होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं उसके संपर्क में रहते हैं। ठीक है, और जो केंद्रक जो होती हैं, केंद्रिकाएं जो होती हैं न्यूक्लियोलस जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। और जो सेल डिवीजन होता है उस समय ये गायब हो जाती हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के समय ये गायब हो जाती हैं। और जो केंद्रिका में जो प्रोटीन होता है वो 85% होता है। कितना होता है? याद रखेंगे, 85%। ठीक है, केंद्रिक इसमें जो है प्रोटीन होता है आपका 85% होता है। और जो इसमें जो है आरएनए जो है 10% होता है। ठीक है, और जो 5% इसमें जो है डीएनए होता है। याद रखेंगे, 85% प्रोटीन, 10% आरएनए और 5% डीएनए होता है। किसमें? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, अब इसका फोर्थ लास्ट पार्ट लेते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये जो है एक दूसरे के ऊपर जो है धागे के समान संरचनाएं बना लेते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहते हैं। परंतु ये वास्तविक जाल नहीं होते, क्योंकि क्रोमेटिन जो प्रत्येक क्रोमेटिन धागे का जो सिरा होता है वो अलग होता है। कोशिका विभाजन के समय जो ये धागे होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा आइसोलेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और तथा शुक्र छोटे व मोटे हो जाती हैं। इन्हीं को जो है क्रोमोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, और जो केंद्र का जो सर्वाधिक सबसे जो महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो क्रोमेटिन ही होता है। ठीक है, और जो रासायनिक दृष्टि से जो है एक न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, अब शुष्क भार के जो अगर हम इनके शुष्क भार पर अगर हम टोटल इसकी बॉडी कंपोजिशन टोटल कंपोजिशन देखें, ठीक है, शुष्क भार पर जो केंद्र के जो पदार्थ होंगे उसमें प्रोटीन 70% होगा, फॉस्फोलिपिड उसमें 3 से 5% तक होता है, डीएनए 10% होता है, और आरएनए जो है 2 से 3% तक होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे न्यूक्लियस के बारे में। तो अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।